गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 11th। चैप्टर है घर की याद और कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय। उनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, उनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम न मम आदि प्रमुख सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री अलंकृत। उनकी जो मृत्यु हुई है सन 1985 ईस्वी में हुई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम ही भवानी प्रसाद मिश्र है, अर्थात कि उनके लेखन में अत्यधिक सहजता दिखाई देती है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र को गांधीवादी कवि भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में जो वाक्य विन्यास और कविता में बदल लेने की अद्भुत क्षमता है, वह इसी कारण उनकी काव्य में दिखाई देती है। उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। लोक मतलब संसार। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को भी उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का एक अंग बन जाती है। इसी तरह से उन्होंने घर की याद कविता में घर के मर्म का भी उद्घाटन किया है। कवि के जेल जाने के बाद उस समय विस्थापन की कितनी पीड़ा शालती है, किसको, घर वालों को, या फिर कवि भी जब दूर रहता है तो उसको भी। तो कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते जाते हैं और जो घर की अवधारणा है वह सार्थक और मार्मिक रूप में एक केंद्रीय संवेदना बन जाती है। मतलब कि जब कभी दूर रहता है घर से तो उसे किस तरह से अपने घर की याद आ रही है बार बार, वह उसी का वर्णन किया है। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में भी सुना है कि कवि जब जेल में बंद है उस समय बारिश होने लगती है और उस बारिश के मौसम में उसे अपने घर का पूरा नज़ारा जैसे कि सामने दिखाई देने लगता है और घर का एक एक सदस्य कवि को याद आने लगता है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, फिर वह कहती है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहता है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब मैं जेलों में बंद हूँ तो मेरी माँ उस दुख से व्याकुल होगी, आहत होगी। वह अपनी माँ की ममता का उल्लेख करता हुआ कहता है कि जब कोई भी कष्ट होता है और मैं उसकी गोद में सिर रखकर ऐसा लगता है मुझे जैसे कि मुझे अब मैं सारे दुखों को भूल गया हूँ, दुखों कष्टों को भूल गया हूँ। ये हमारी एक हर व्यक्ति की आदत या सोच या कुछ भी कह सकते हैं हम, कि जितना स्नेह हमें अपनी माँ की ममता में मिलता है, जो हमें जो कष्टों से निवारण हमें माँ के गोद में मिलता है, अन्यथा वो कहीं नहीं मिलता। भले हम कितने भी थकान से परिपूर्ण हो,
कितने भी परेशान हो, लेकिन जब हम माँ की गोद में सिर रख कर लेटते हैं और माँ उसे एक बार हमारे सिर को निहार देती है तो हमारा सारा कष्ट जैसे दूर हो जाता है। वही कवि ने भी इसका वर्णन किया है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, मतलब माँ के प्रेम का जो धारा है यहाँ तक भी फैल चुकी है। माँ के प्यार की जो स्नेह भरी धारा वह दूर दूर तक फैल जाती है। उसके स्नेह की धारा यहाँ जेल तक भी मेरे पास आ चुकी है। भाव यह है कि कवि जेल में भी अपनी माँ के स्नेह के स्पर्श को अनुभव करता है। ठीक है, जो उसकी माँ से उसे स्नेह मिलता है उसे अनुभव करता है। और कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है कि जो उसके पास उसका लिखा हुआ पत्र आता और वह अपनी पीड़ाओं को मुझे बताती, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। फिर कभी कहता है कि पिताजी जो उनके अपने पिता का वर्णन करते हुए कहता है कभी कि मेरे पिता के अंदर इतनी बहादुरी और जिंदा दिली है कि उन्हें आज तक जैसे कि बुढ़ापा उनके आसपास नहीं आया है। कि मेरे जो घर में पिताजी हैं, यद्यपि वह बूढ़े हैं, लेकिन बुढ़ापा उन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया है, क्योंकि आज भी उनके हृदयों में नवयुवकों जैसा उत्साह है, साहस है। शरीर से भी इतने स्वस्थ हैं कि वे अभी भी दौड़ लगाते हैं और वे अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। पिताजी में अभी भी युवाओं के जैसी फुर्ती है। कहने का भाव यह है कि प्रसन्नता एवं उल्लास से वे परिपूर्ण हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न पिचके। फिर कभी कहता है कि मेरे जो पिता हैं कि उनमें इतना साहस है कि वे मौत के सामने भी डटकर खड़े हो सकते हैं, तथा शेर के सामने आने पर भी वे उससे नहीं डरते। अर्थात कि उनके सामने कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मुसीबत क्यों ना आ जाए, वे किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते हैं। उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना है। किसकी? पिताजी की आवाज़ में आज भी बादलों की जैसी गर्जना है। पोल में बादल गरजता, अर्थात कि उनकी आवाज़ में इतना कड़कपन है कि जिस प्रकार बादल गरजता है, काम में झंझा लरजता। और वह जो उनके कार्य जो हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, लेकिन कोई भी ऐसा उनके साथ घटना नहीं है कि वे अपने काम में विफल रहते हों। जब भी कोई कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आंधी तूफान आ रहा हो। ठीक है। अब ये आपके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जग के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, हाय पानी घर नजर में तिर रहा है। ठीक है। फिर कभी कहता है कि अपने पिताजी का वर्णन करते हुए कहता है कि आज पिता को याद करते हुए उसके हृदय में उनके स्वभाव और उनकी सारी अनुभूति जैसे नए प्रकट होने लगती हैं। तो कहता है कि कवि अपने पिता को फिर से कहता है कि पिताजी जब रोज की तरह श्री भगवत गीता का पाठ करके और 200 दंड बैठक लगा करके
लगातार, और मुग्दर को उन्होंने जैसे हिला दिया हो, अर्थात व्यायाम और कसरत करने के उपरांत उन्होंने मुग्दर की मूठ पकड़कर घर में ऊपर से नीचे आए हों। तो मुझे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। मतलब कि जब मेरे पिताजी गीता का पाठ करके, दंड बैठक लगा के, अपना व्यायाम करके, मुग्दर को हिला करके पकड़ के जब नीचे आए होंगे, तो उन्होंने मुझे यह अवश्य याद किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, तो उन्होंने मुझे याद किया होगा। तो उन्हें मुझे याद करके उनके नेत्रों में जैसे कि पानी आ गया होगा, अर्थात कि रोने लगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में गिर रहा है। हाय पानी गिर रहा है मतलब कि सारे घर की जो पूरा वातावरण, पूरा जो है नज़ारा, वो मेरे सामने फिर से इसी तरह से मुझे दिखाई देने लगता है अपने घर का, जो कि जैसी घटनाएं वहाँ पर होती ही थी, या उन बातों की स्मृति कवि को व्यथित कर देती है, तथा बरसते हुए पानी में कवि को घर की याद और अधिक सताने लगती है। फिर है आपका नेक्स्ट, 4 भाई 4 बहनें भुजा पाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। फिर कवि कहता है कि जब 4 भाई और 4 बहनें सब आपस में खिलखिला रहे होंगे, खेल रहे होंगे, सारे उन्हें एक साथ सब खड़े हुए नज़र आए होंगे, और तो उन्हें मेरी कमी जरूर खली होगी, अर्थात कि मैं अवश्य याद आया हूँगा। 5वें को उन्होंने अवश्य याद किया होगा। जब मैं उनके बीच में नज़र नहीं आया हूँगा, इस समय जब उनके घर में चारों तरफ भाई बहनें सभी एक साथ खड़े हुए पिताजी को नज़र आए होंगे, और मुझे ना पाकर उन्हें फिर और अत्यधिक दुख हुआ होगा। मेरा नाम लेकर उन्होंने आंसू अवश्य बहाया होगा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, मतलब मुझे याद करके वे रो पड़े होंगे। भाव यह है कि एक क्षण के लिए भी जिन पर बुढ़ापे का असर नहीं हुआ था, जो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते थे, उसे दृढ़ एवं साहसी पिता को ने मुझे ना पाकर अपना धैर्य वहाँ खो दिया होगा, और अपने पुत्र को मिलने वाली यात्रा याद करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे। कभी बेटे की स्मृति ने उन्हें रुला, अर्थात कि जो बेटे की स्मृति है वह अत्यधिक होती है, उसे उन्होंने रुला दिया होगा। अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि कवि 5वां है। 5वां में हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। आज जिनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। फिर कवि कहता है कि जेल प्रवास के समय अपने घर को याद करके व्यथित होकर वह स्वयं तो अभागा अपने आप को समझ ही रहा है, और फिर कहता है कि मेरे पिता को याद करते हुए, अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ, मुझे वह सदैव ही अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा मानते थे। ठीक है, मैं 5वां पुत्र हूँ तो मुझे वे सबसे श्रेष्ठ, अर्थात कि सोने पर सुहागा मानते थे, अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। किसे? उनके पिताजी। ठीक है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। फिर जो आज मेरे जेल जाने के बाद जो उनके बाकी बेटे हैं, और उनके सामने जैसे कि जो उन्हें तुच्छ लगते थे, अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी उन्हें जो तुच्छ और हीन करने लगे थे, क्योंकि वे आज
वे तो मुझसे उनसे श्रेष्ठ समझा जाता था, मतलब मुझे तो उनसे श्रेष्ठ समझा जाता था, लेकिन मैं तो शायद आज भाग्यहीन हूँ क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूँ। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। फिर आगे कवि कहता है कि फिर इन सब चीज़ों को देखकर जब पिताजी की आंखों में आंसू देखे होंगे या परेशान देखा होगा, तो माता ने क्या कहा होगा। कवि अपने पिता की स्थिति का अनुमान लगाकर कहता है कि उसके पिताजी की आंखों में आंसू देखकर उसकी माँ हृदय से दुखी हो रही होगी और उन्हें ढाढ़स धैर्य बंधाती हुई कह रही होगी कि आप हृदय से दुखी मत हो। उन्हें ढाढ़स मतलब बंधाकर, धैर्य बंधाकर कहती होगी कि वहाँ मेरा बेटा भवानी अर्थात कि कवि अच्छी तरह से रह रहा होगा। आप अपना मन छोटा ना करें, आप क्यों आंसू बहा रही हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, वह तुम्हारी लीक है। फिर उनकी माँ कहती है कि उन्हें समझाते हुए वह कहती है कि आपके मन की बात समझकर वह आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है, क्योंकि ये जो संस्कार हैं ये आपने ही उसको दिए थे, यह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही वह चल रहा है, अर्थात वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपराओं का वहन कर रहा है, अर्थात कि पालन कर रहा है। जो आपने परंपराएं बनाई हैं वह उनका पालन कर रहा है। ठीक है, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।